Hello everyone. Today we are going to discuss organisms and population. Let us start this very important chapter. बहुत सारे questions आते हैं, बहुत सारे conceptual question आते हैं. So let us discuss the chapter. So organism and population. हम इसको पढ़ते हैं इकोलॉजी में. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम्स की स्टडी करते हैं. तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दो अलग अलग टर्म हैं, दोनों के अलग अलग मतलब हैं. किसी भी एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. एनी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म. और उसी स्पीसीज के अगर बहुत सारे इंडिविजुअल किसी एक एरिया में आप कंसिडर करते हो तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं. तो दोनों जो वर्ड हैं आपके चैप्टर के, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दोनों के अलग अलग मतलब हैं. इट इज एनी इंडिविजुअल of a particular species. किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज या पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे कि डॉग स्पीसीज है ना, जैसे डॉग का अगर एग्जांपल लो तो उसका एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल विल बी एन ऑर्गेनिज्म, विल बी ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ही अगर बहुत सारे उसी स्पीसीज के मेंबर, many individuals of a particular species in an given area, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे इंडिविजुअल, उनको क्या बोलते हो? पॉपुलेशन बोलते हो. तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड कैन बी डिफाइंड डिफरेंटली. तो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक इंडिविजुअल, और पॉपुलेशन एक स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर. जैसे इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन, तो मतलब आपको एरिया क्या दिया है? इंडिया. स्पीसीज क्या दी है? ह्यूमन. उसके बहुत सारे इंडिविजुअल एक एरिया में रह रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं. ऐसे ही दिल्ली की ह्यूमन पॉपुलेशन, नोएडा की ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना. So that will be the difference between both these basic terms, organism और population का difference, क्योंकि दोनों ही terms important हैं और दोनों ही term basic हैं. Let us start with the chapter. Our living world is fascinatingly diverse. Obviously diverse है ना. diverse मतलब क्या? कि बहुत सारे टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है. दिस इज डाइवर्सिटी. तो पूरा लिविंग वर्ल्ड डाइवर्स है. आप मोनरा पढ़ते हो, प्रोटिस्टा पढ़ते हो, फिर फंजाई पढ़ते हो, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया. लुक एट द डाइवर्सिटी कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के आपके पास प्रेजेंट हैं. तो दैट इज व्हाई लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स भी है. क्यों? क्योंकि वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बहुत सारे रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. म्यूचुअलिज्म का है, कंपटीशन का है, या एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. तो ये डाइवर्स तो है ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है. कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे आर सर्वाइविंग. So we can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organization. अगर आपको इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके हर लेवल को पढ़ना पड़ेगा कि लोवेस्ट लेवल पर क्या हो रहा है, फिर आप थोड़े से और जब हायर लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो तो वहां पर कैसे इंटरेक्शन होते हैं. तो आपको ये सारी चीजें डील करनी पड़ेंगी. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, है ना. तब समझ में आएगा आपको कि इकोलॉजी काम कैसे करती है, ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, जब आप हर एक लेवल पर जो है डील करना समझोगे कि हर लेवल पर काम कैसे हो रहा है, कि क्या मैकेनिक्स है. तो द मैक्रोमोलेक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, ये सारे अलग अलग लेवल है. जो किससे शुरू हुआ है? मैक्रोमोलेक्यूल से शुरू हुआ है. इससे क्या बना? सेल. बहुत सारे सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइनली काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं और क्या बनाते हैं?
ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। जब कम्युनिटी जो कि बायोटिक फैक्टर है उसके साथ क्या आ जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको इकोसिस्टम बोल देते हो कि बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। फिर अब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलाकर बायोम बनता है ना, और बहुत सारे बायोम मिलाकर अर्थ बनती है, अर्थ विच इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी समझते जा रहे हो ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग लेवल पर किस तरीके से डीलिंग होती है। तो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं, और सेल बहुत सारे मिलकर जो एक जैसा काम कर रहे हो वो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड देन अल्टीमेटली इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। ऐसे इकोसिस्टम काम करता है, या ऐसे इंडिविजुअल आपस में काम करते हैं। तो एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी लेवल पर बात कर लो, किसी भी लेवल पर आप डील करते हो, वी कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर वन, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, है ना। आप अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको इस दुनिया में चीजें दिख रही हैं, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे ना। सपोज यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू सी अ बुलबुल सिंगिंग, व्हाट विल यू आस्क, ये कैसे ऐसे गा रही है ना, ये कैसे आवाज कर रही है, ये कैसे बोल रही है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्किंग यू हाउ, जो क्या कह रहा है, हाउ, कि कैसे हो रहा है ये सब। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई, हाउ इज कैसे एंड व्हाई इज क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द बर्ड सिंग, कि क्यों वो गा रही है या क्यों वो गाती है। द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, है ना, कि अगर आप कैसे पूछ रहे हो तो कैसे का जवाब तो है कि उसके पास क्या है, प्रॉपर सिस्टम है बात करने का, बोलने का, है ना, फेरिंग्स है, एंड देन लंग्स है, एंड देन एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉसिबल विच कैन बी डिफाइंड, जो आप डिफाइन कर सकते हो कि इस वजह से ऐसे गा रही है, इसलिए गा रही है, या इस तरीके से गा रही है, इस तरीके से बोल, आप भी क्यों बोल पाते हो, आपके पास वोकल कॉर्ड्स हैं, आप क्यों ब्रीथ कर पाते हो, आपके पास लंग्स हैं, आपके पास नोज है। तो ये जो हाउ जो है, हाउ का जवाब आप दे सकते हो प्रैक्टिकली, लेकिन व्हाई का जवाब आप नहीं दे सकते हो। व्हाई डू यू एग्जिस्ट, दिस इज अ वेरी वेरी रिलीजियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसका आंसर साइंस में नहीं होता है ना। सो द सेकेंड क्वेश्चन, सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, कि ये क्यों हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वजह है इसकी। एंड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जांपल, द आंसर माइट बी इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, है ना, कैसे गा रही है तो वॉइस बॉक्स वैसे काम कर रहा है, उसका जवाब आप दे सकते हो प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली। एंड वाइब्रेटिंग बोन भी है बर्ड के पास, तो वो गा पाती है। लेकिन जो दूसरा सवाल है, जो आपसे क्यों पूछ रहा है, क्यों गाती है, द आंसर मे लाई इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये भी अगेन आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर रिलीजियस जवाब आपको देना पड़ जाए तो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर इकोलॉजी के बेसिस पर देना पड़ जाए जवाब तो आप दे दोगे कि मे बी मेटिंग के लिए शी इज अट्रैक्टिंग द पार्टनर। So that can be answered in this way. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. आप अगर साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि आप क्यूरियस हो, आप ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, दैट इज साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। तो अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो आप नेचर को जब देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझने का ट्राई करोगे कि कैसे होती हैं। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट, रात को जो फ्लावर खिल रहे हैं वो व्हाइट क्यों है, व्हाइट व्हाइट कलर कैसे होगा, जब वो सारे ही कलर्स को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर, दैट विल बी व्हाइट कलर। तो रात को क्या होगा। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, अब आप प्लांट पॉलिनेटर पढ़ते तो हो कि प्लांट है उसका स्पेसिफिक पॉलिनेटर है, लेकिन कैसे पता है उस बी को कि उसको उसी के पास जाना है,
सबके सर्वाइवल स्किल्स हैं, सबका इवॉल्विंग पैटर्न है। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न? बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, है ना। अगर कैक्टस में ट्रांसपिरेशन हो जाएगी तो वैसे ही डेजर्ट में कम पानी है, ट्रांसपिरेशन हो गई तो जितना पानी है वो भी चला जाएगा, सर्वाइव कैसे करेगा कैक्टस? तो ये सब कैसे स्किल्स हैं? सर्वाइविंग स्किल्स हैं, इवॉल्विंग स्किल्स हैं, अडेप्टिंग स्किल्स हैं, ताकि क्या कर पाए, उस एनवायरमेंट में जिंदा रह पाए, सर्वाइव। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर एंड सो ऑन? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि नेचर कैसे काम करता है, और इन सब के जवाब हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोलॉजी में, कि हाउ दिस एनवायरमेंट इज वर्किंग, हाउ दिस बायोटिक फैक्टर आर इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ, आपस में भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज विद द एबायोटिक फैक्टर। तो यही आप पढ़ते हो कि कैसे इंटरेक्शन होता है। And you have already learned in previous classes that ecology is a subject which deals or which studies the interaction among organism and between the organism and its physical environment. तो एक तो हो गया बायोटिक फैक्टर, और दूसरा क्या होता है? एबायोटिक। बायोटिक जो होता है वो लिविंग होता है, एबायोटिक इज द फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ताकि अच्छे से स्मूथली जो है चीजें हो पाए, काम हो पाए। So biotic as well as abiotic, the physical environment, and ecology is basically concerned with 4 level of biological organization. 4 basic level पढ़ते हो। Number 1 is an organism, an individual of a particular species. Then population, many individuals of a particular species in a given area. Then community, many populations of different species interacting with each other, forming a community in a given area. And then is the biome, कि जब आप जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को इंटरेक्ट कराते हो, इकोसिस्टम बनाते हो, बहुत सारे इकोसिस्टम इंटरेक्ट करते हैं तो बायोम बनता है। तो ये है आपके बेसिक 4 लेवल। एंड इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। हम क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं। वी आर कंसर्न विद द सेकंड लेवल विच इज आफ्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोलॉजी या पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट क्या हैं, कि क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? जब आप एक पॉपुलेशन को पढ़ते हो तो उसके बारे में ऐसा क्या क्या है जो आप पढ़ सकते हो? वो है उसके एट्रीब्यूट्स, वो है उसके कैरेक्टर। तो अगर बहुत सारे इंडिविजुअल एक स्पीसीज के आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें आप क्या क्या फैक्टर देख सकते हो? आप उसमें बर्थ रेट देख सकते हो, उसमें डेथ रेट देख सकते हो, सेक्स रेशियो देख सकते हो कि किसी भी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। फिर एज पिरामिड देख सकते हो कि नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है कि स्टेबल है कि कैसी है। दिस इज हाउ यू डिस्कस द एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, कि बर्थ रेट कितना है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं विद टाइम, डेथ रेट कितना है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन। फिर क्या सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, फिर क्या एज पिरामिड है, किस टाइप का पॉपुलेशन है, किस टाइप का पॉपुलेशन टाइप है। दैट आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो दिस हैव बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड। अब ये सारे के सारे कैरेक्टर किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं हो सकते हैं, या किसी एक ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़े जा सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में पढ़े जाएंगे। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? पॉपुलेशन। एक स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको पॉपुलेशन बोलोगे। उसके कैरेक्टर स्टडी करोगे कैसे? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड। लेट अस डिस्कस देम ऑल। सो इन नेचर we rarely find isolated single individual of any species. ज्यादातर आपको क्या मिलते हैं? ग्रुप में ही मिलते हैं ना, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है ग्रुप में ही है ना। एक अकेला कहाँ सर्वाइव करेगा? नहीं कर सकता ना।
तो ज्यादातर पॉपुलेशन या ज्यादातर स्पीसीज आपको ग्रुप में ही दिखती है, बिकॉज सर्वाइवल इजी है ग्रुप में रहकर, कॉलोनीज में रहकर। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे एक फॉरेस्ट में है, कुछ नंबर होंगे डियर्स के, है ना, साथ में रहते होंगे वो, ताकि वो अच्छे से बच पाए प्रेडेटर से, बहुत सारा खाना ले पाए। तो ग्रुप में रहना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया, और ज्यादातर स्पीसीज फॉलो भी करते हैं इस आइडिया को, क्योंकि उनको तो जीना है ना, सरवाइव करना है। तो पोटेंशियली इंटरब्रीड, एक स्पीसीज को आप कैसे डिफाइन करते हो कि उस स्पीसीज में ऐसे इंडिविजुअल हो जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए और क्या कर पाए, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर पाए। ये है क्राइटेरिया एक स्पीसीज के इंडिविजुअल होने का। तो पॉपुलेशन भी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल है, तो ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके और ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके। तो पॉपुलेशन ऐसा ही होगा। दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, तो इसको ही पॉपुलेशन बोलोगे कि ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में एक साथ रहकर इंटरब्रीड कर पाए। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is generally considered as population. ज्यादातर आप क्या बोलते हो कि जो रिप्रोडक्शन है हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट में सेक्सुअल होती है, लेकिन अगर आपको फॉर द सेक ऑफ स्टडी पढ़ना है तो आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को भी पॉपुलेशन मान सकते हो। जैसे बैक्टीरिया, कि एक बैक्टीरिया है, कल्चर प्लेट में है, बहुत सारे हैं, बार बार बाइनरी फ्यूजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप पॉपुलेशन कंसिडर करोगे। ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, इवन दो दे आर अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। बट फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज यू कैन से दैट दिस इज द पॉपुलेशन। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, ये एक स्पीसीज है बर्ड की, और वेटलैंड क्या है, वेटलैंड एक आपका इकोसिस्टम है, बायोम है। यहां पर सारे स्पीसीज कॉर्मोरेंट के पॉपुलेशन हो गए। रैट इन एन अबेंडेंट ड्वेलिंग, तो वहां पर क्या, रैट के पॉपुलेशन, रैट के स्पीसीज। फिर टीक वुड का ट्री जो है फॉरेस्ट में, एक फॉरेस्ट में कितने टीक वुड के ट्री है, वो टीक वुड का पॉपुलेशन हो गया उस फॉरेस्ट में। फिर बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट, एक कल्चर प्लेट में कितने बैक्टीरिया है, वो उस कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है। देन लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, पॉन्ड में लोटस प्लांट, एक पॉन्ड में कितने लोटस प्लांट हैं, वो लोटस प्लांट का पॉपुलेशन है इन दैट पर्टिकुलर पॉन्ड। तो हर बार क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया बता रहे हैं, या वेटलैंड या आपका पॉन्ड, और एक पर्टिकुलर स्पीसीज बता रहे हैं, या कॉमोरेंट या लोटस प्लांट या टीक वुड इन अ फॉरेस्ट। So a well-defined number of individual staying in a particular area, that is a population, कि एक species के individual. These are the example of population. In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that natural selection, हमेशा natural selection वो population को consider करके होगा, कि अगर कोई पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग है और फिट है तो उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। नेचर कभी भी एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट नहीं करता है, वो किसको सेलेक्ट करता है, पूरे पॉपुलेशन को, पूरे स्पीसीज को सेलेक्ट करता है। तो अगर कोई चेंज भी आना होता है वो पॉपुलेशन लेवल पर आना होता है, चाहे वो जेनेटिकल है चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल है। वन इंडिविजुअल कैन नॉट हैव दीज एट्रीब्यूट्स, दीज आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, कि बहुत सारे इंडिविजुअल को मिलाकर। So it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired trait. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population, genetics and evolution. अब environment में जैसा भी जो है चीजें हैं, क्लाइमेट है, वो सब क्या डिसाइड करेंगे, पॉपुलेशन का जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन का जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, या उसकी जेनेटिक्स में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, और अगर चेंज आएगा तो वो इवोल्व होंगे कि नहीं होंगे, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा कि रिग्रेसिव इवोल्यूशन होगा। तो ये सब चीजें लिंक्ड हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर काम करते हैं इकोसिस्टम में, तब जाकर आप पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हो, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डील विद। So a population has certain attribute whereas an individual organism does not. ये एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कभी नहीं हो सकते हैं। An individual may have birth and death, एक इंडिविजुअल मर सकता है
या पैदा हो सकता है, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट एक इंडिविजुअल का नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कंपैरिजन चाहिए। रेट के लिए क्या चाहिए? कंपैरिजन चाहिए ना, कि कितने इंडिविजुअल पे कितने पैदा हुए, कितने इंडिविजुअल पे कितने मर गए। So this comparison requires population. This comparison cannot be done on a particular single individual. In a population, these rate refer to per capita birth and death. तो population में rate आ गया per capita. Organism में सिर्फ death थी, सिर्फ birth था, कोई rate नहीं था. So rate is an attribute for population. Cannot be an attribute for an organism or an individual. The rates hence expressed are change in number, increase or decrease with respect to member of the population. So with respect मैंने comparison, with respect to member मैंने comparison. कंपैरिजन करके ही आपका रेट आता है। दो पॉपुलेशन को तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना, कि इसका बर्थ रेट ज्यादा है, इसका बर्थ रेट कम है। तो दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पॉन्ड है, पहले कितने प्लांट थे? 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, और बाद में रिप्रोडक्शन से ऐड कितने हुए? 8 नए प्लांट ऐड हुए। तो इसका बर्थ रेट क्या होगा कि एडेड कितना है? 8, और पहले कितने थे? 20। दिस विल बी बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉपुलेशन। So the birth rate will be 8/20. It will be 0.4 offspring per lotus per year. Per lotus per year. इसलिए 20 के 20 लोटस को आपने क्या रखा है? डिनोमिनेटर में रखा है, इसलिए पर कैपिटा। And if 4 individual in a lab, population of 40 fruit fly died. अब यहाँ पर कितना डेथ हुआ है? 4, और पहले कितने थे? 40। तो 4 डेथ with respect to 40. This will be death rate, है ना, पर कैपिटा। तो 4/40 will be 1/10 and will be 0.1. This will be the death rate. तो बर्थ रेट और डेथ रेट हो गया। Another attribute is sex ratio, कि एक इंडिविजुअल में सेक्स मतलब क्या? मेल या फीमेल, कि कितने नंबर ऑफ मेल है विद रेस्पेक्ट टू कितने नंबर ऑफ फीमेल, या कितने नंबर ऑफ फीमेल है विद रेस्पेक्ट टू कितने नंबर ऑफ मेल। तो आप रेशियो बता रहे हो मेल और फीमेल का, सेक्स का रेशियो। An individual is either a male or female, but population has sex ratio. जैसे कि सपोज 60% पॉपुलेशन फीमेल है और 40% मेल है, तो 60:40 का रेशियो है, मतलब 6:4 का रेशियो है, मतलब 3:2 का रेशियो। दिस इज सेक्स रेशियो, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, अगला जो है वो है एज पिरामिड। बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया। चौथा जो है, फोर्थ वन इज द एज पिरामिड। एज पिरामिड आपको क्या बताता है कि एक पॉपुलेशन में कौन कौन सी एज के कितने कितने इंडिविजुअल हैं। वो आपको बताएगा कि पॉपुलेशन का टाइप क्या है, कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, कि स्टेबल है, कि ग्रोइंग है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आप क्या बताओगे? सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, है ना। किसी भी टाइम पे आप किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना सोचोगे तो आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग एज के इंडिविजुअल वहां पे दिखेंगे, जिसमें मेनली क्या पढ़ते हो? प्री रिप्रोडक्टिव, जो अभी रिप्रोडक्शन करने के स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव जो अभी एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनका रिप्रोडक्शन हो गया है, नाउ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एनी मोर। So this is with respect to reproduction, the age factor. तो अलग अलग एज के इंडिविजुअल मिलेंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो अगर आप एज पॉपुलेशन को लोगे तो उसको क्या कंसिडर करोगे? एज पिरामिड। So for human population, the age pyramid generally show age distribution of male and female in a diagram. The shape of the pyramid reflect the growth status of the population. जैसा भी शेप आ रहा है उससे आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस कैसा है। So it can be growing, it can be stable, it can be declining. अब यहाँ देखो, ये जो पहले वाला केस है, यहाँ पर ये जो ब्लू बेस है ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, मतलब कि ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव है वो थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो सबसे कम है। तो ये पॉपुलेशन, ये पिरामिड कैसा है?
ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, तो ये कैसी पॉपुलेशन हुई? एक्सपेंडिंग। कैसी पॉपुलेशन हुई? एक्सपेंडिंग। दूसरे टाइप की पॉपुलेशन जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम होते हैं और पोस्ट कम होते हैं, ये स्टेबल है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। और जो तीसरी पॉपुलेशन है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है और सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव थोड़े से ज्यादा है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी उतने ही है जितने प्री रिप्रोडक्टिव। ये पॉपुलेशन कैसी है? डिक्लाइनिंग। बहुत जल्दी इस पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा? इसका जो डेंसिटी है, इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नए इंडिविजुअल ऐड कैसे होंगे जब प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा तो एक्सपेंडिंग, अगर इक्वल रिप्रोडक्टिव के तो स्टेबल और कम तो डिक्लाइनिंग। तो दिस एज इज टेलिंग यू कि क्या हो रहा है। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. किसी भी हैबिटेट में अगर पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा साइज है, दैट मीन्स वो एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग है ना, बहुत हाईली रिप्रोड्यूसिंग है, अभी उनका साइज इतना बड़ा है और बहुत फिट भी है। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, impact of predator on the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. किसी भी environmental factor का effect, किसी भी बायोटिक फैक्टर का इफेक्ट, चाहे वो प्रिडेशन के रेस्पेक्ट में हो चाहे वो कंपटीशन के रेस्पेक्ट में हो, हमेशा आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि उसका कितना फर्क पड़ रहा है पॉपुलेशन साइज पर। अगर किसी कंपटीशन का बहुत फर्क पड़ रहा है पॉपुलेशन साइज पर तो क्या होगा? दैट मींस कि वो जो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है वो बहुत सुपीरियर है। अगर किसी प्रेडेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो वो प्रेडेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स इफेक्ट इज ऑलवेज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। जैसे कि द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10, 10 से भी कम, जैसे साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड। ये क्या माइग्रेट करके आते हैं, इतने कम है इन एनी ईयर। और जैसे कि बहुत सारे भी हो सकते हैं क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड, एक पॉन्ड में बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारी एल्गी है, तो उसका क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और कम मतलब बहुत कम हो गई, 10 से भी कम। तो अलग अलग तरीके का साइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉपुलेशन वी आर डिस्कसिंग। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं। अगर एक ही कमरे में 100 लोग हैं उस टाइम पे आप डेंसिटी देखो, और उसी कमरे में आप 200 लोग ले आओ, उस टाइम पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी इज द पॉपुलेशन साइज, या पॉपुलेशन का नंबर या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जिस भी रेस्पेक्ट में आप डेंसिटी नापना चाहते हो या मेजर करना चाहते हो। डेजिग्नेटेड एज एन, क्या बोलते हो पॉपुलेशन डेंसिटी को? कैपिटल एन, या पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली। अलग अलग तरीके हैं, या तो नंबर के बेस पर आप कर लो, या बायोमास के बेस पर कर लो, या रिलेटिव काउंट कर लो, या इनडायरेक्ट काउंटिंग कर लो। सबका पर्पस क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का पता करना, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। नंबर के बेसिस पर, बायोमास के बेसिस पर, रिलेटिव डेंसिटी या इनडायरेक्ट काउंट, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, आप कौन सी पॉपुलेशन पढ़ना चाहते हो। So although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. सबसे बेटर तरीका तो नंबर है, लेकिन कभी कभी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है वो नंबर डिटरमाइन करना। तो उस केस में आप क्या करोगे? दूसरे मेथड्स को यूज करोगे पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, सपोज एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास है, 200 कैरेट ग्रास के प्लांट हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर क्या नहीं होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, बहुत ज्यादा लिविंग मटेरियल नहीं है, छोटे प्लांट हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री आप अगर कंपेयर करते हो, अब बनियन ट्री नंबर तो एक है, पार्थिनियम ग्रास का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनका लिविंग मैटर कंबाइन करोगे और देखोगे तो बनियन ट्री का बायोमास बहुत ज्यादा है। तो उस केस में नंबर का कोई मतलब नहीं है, नंबर तो एक ही आ रहा है बनियन ट्री का, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है ना बायोमास का। सो
stating that the population density of banyan tree is low relative to that of carrot grass. नंबर के बेसिस पर अगर बात करोगे तो बनियन ट्री का तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम हो गया, एक ही नंबर में है, लेकिन अगर आप बायोमास कंपेयर करोगे तो बनियन ट्री का बायोमास बहुत ज्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पर नंबर वैलिड आ रहे हैं, कहां पर नंबर इनवैलिड है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजी बेटर। तो अगर आप नंबर के हिसाब से बोलोगे तो आप बनियन ट्री का रोल तो बिल्कुल ही इरेडिकेट कर रहे हो किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी पॉपुलेशन में। इन सच केसेस परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन। तो जहां पर आपके नंबर इनवैलिड हो जाएं, जहां पर आपके नंबर मीनिंगलेस हो जाएं, वहां पर आप क्या लो, बायोमास लो। बायोमास क्या होता है, लिविंग मटेरियल। बायोमास इज द लिविंग मटेरियल। उस इंडिविजुअल के पास कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, तब आपको पता चलेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत, जैसे बैक्टीरिया है, सपोज बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आपको पढ़ना है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी देयर इन अ कल्चर प्लेट, तो वहां पे क्या कर पाओगे आप, नंबर नहीं गिन नहीं सकते ना उनको। So it's better to understand them by using biomass or by using some other method. So if you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report the density? Sometimes for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population density. आपको बिल्कुल absolute population density पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो possible नहीं है। उस केस में आप क्या पता करोगे, relative density. Suppose एक pond A है, एक pond B है, आपको एक पर्टिकुलर फिश के स्पीसीज का डेंसिटी पता करना है। आप ए के अंदर ट्रैप डालो, नेट डालो, वहां से लेटेस्ट से 20 फिशेस निकल रहे हैं एक ट्रैप में। बी के अंदर आप ट्रैप डालो, उसके अंदर सपोज 100 फिशेस निकल रहे हैं एक ट्रैप में, तो कौन से पॉन्ड में फिशेस का डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली बी वाले में ज्यादा है। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेट करके पढ़ रहे हो कि पॉन्ड ए में कितना आ रहा है, बी में कितना आ रहा है, कौन ज्यादा डेंस है विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फिश। रिलेटिव डेंसिटी serve the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ है ना। या आप एक ट्रैप में सपोज आपके पास 4 जो है एक स्पीसीज आ रही है, 15 दूसरे स्पीसीज आ रहे हैं, तो किसका रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है? जो 15 नंबर में आ रहे हैं, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और बहुत ही easy method भी है relative density. We are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. Then there is indirect count by the fecal matter of tiger, है ना, या उनके pug marks. The tiger census in our national park and tiger reserve is often based on pug mark and fecal pellets. आप उनको देख कर या उनको स्टडी करके बता सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट होंगे इस पर्टिकुलर पार्क में। देन द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर पॉपुलेशन है, वो क्या कर रही है, उसके पास बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा खाना है, तो पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ेगा। और वो साइज किस तरीके से बढ़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन शो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ। So the size of a population for any species is not a static parameter. एक पर्टिकुलर ठोस पैरामीटर आप नहीं दे सकते हो कि यही है सबके लिए, नहीं। सब पॉपुलेशन अलग है, सब स्पीसीज अलग है, सबके लिए आप पैरामीटर अलग अलग जो है समझते हो। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है पैरामीटर भी, एनवायरमेंट भी, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग खाने की अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन का प्रेशर, एडवर्स वेदर, ये सब डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन का साइज कितना होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी, है ना। तो हर बार ये चेंज होते रहेंगे। In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening in the population. ये changes ही आपको बताते हैं कि कुछ जो है चीजें और भी हैं जो population को affect करती हैं। Whether it is flourishing or declining, whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in 4 basic processes. तो ये जो fluctuate होती है, ये डिपेंड करता है बहुत चीजों पे, लेकिन बेसिकली किस पे, 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है।
क्या क्या है? नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ये 4 चीजें हैं जिस पर जो है आपका पॉपुलेशन का साइज या पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो टू ऑफ विच नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। नेटेलिटी मतलब क्या? बर्थ, है ना, और इमिग्रेशन मतलब क्या? मूविंग इन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं पॉपुलेशन के नंबर में। लेकिन मोर्टेलिटी, डेथ, और एमिग्रेशन, मूविंग आउट, ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ से। तो मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन लीड्स टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज एंड नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। तो मोर्टेलिटी क्या है? नेटेलिटी क्या है? बर्थ, कि कितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं इनिशियल डेंसिटी में। मोर्टेलिटी क्या है? डेथ, कितने इंडिविजुअल मर रहे हैं, मर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इमिग्रेशन, कितने इंडिविजुअल बाहर से आकर रह रहे हैं हैबिटेट में, और बाहर से आकर रह रहे हैं तो पॉपुलेशन के साइज को बढ़ा रहे हैं। एंड एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, कितने इंडिविजुअल उस हैबिटेट से बाहर निकल गए, और बाहर चले गए तो सब्सट्रैक्ट करके चले गए ना टोटल नंबर में से। तो दो चीजें, नेटेलिटी और इमिग्रेशन एडिंग टू द पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये देखो, इमिग्रेशन ऐड कर रहा है तो एरो अंदर की तरफ है, नेटेलिटी भी ऐड कर रहा है, एरो अंदर की तरफ है। डेंसिटी घटा रहा है एमिग्रेशन तो बाहर की तरफ नेगेटिव, और मोर्टेलिटी घटा रहा है तो बाहर की तरफ नेगेटिव। These four are affecting differently, अलग अलग तरीके से अफेक्ट। So if n is the population density at time t, तो टाइम t plus 1, मैंने अगर 1 साल पहले nt इनिशियल पॉपुलेशन और nt plus 1 जो आपसे पूछा गया है फाइनल पॉपुलेशन, तो ये आप फाइनल पॉपुलेशन लिख सकते हो और ये आप इनिशियल पॉपुलेशन लिख सकते हो। कैसे आएगी फाइनल पॉपुलेशन? कि इनिशियल में क्या ऐड हुआ माइनस क्या सब्सट्रैक्ट हुआ। बर्थ प्लस इमिग्रेशन तो ऐड कर रहे हैं ना, डेथ प्लस एमिग्रेशन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना ऐड हुआ माइनस कितना सब्सट्रैक्ट हुआ। ये टोटल मिलाकर क्या आएगा आपका कि फाइनल क्या आया है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट population density will increase if the number of birth plus the number of immigrant is more। अब देखो, अगर ये वैल्यू आती है ज्यादा, सपोज बर्थ प्लस आई क्या आता है 10 और डेथ प्लस ई क्या आता है 5, तो एन टी इज टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी इंटू 10 माइनस 5। लेट अस से एन टी प्लस 1 आपको नहीं पता है, लेकिन एन टी कितना था 40, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, 5, तो 45 आ जाएगा। तो बढ़ गई ना पॉपुलेशन। कब बढ़ी? जब ये ज्यादा था ये कम था। अगर उल्टा हो जाए, ये कम हो जाए ये ज्यादा हो जाए, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी, देयर विल बी डिक्रीज। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ज्यादातर क्या होता है, जो ज्यादा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टू द पॉपुलेशन साइज इज बर्थ एंड डेथ। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन सब्जेक्टिव है, सर्कमस्टेंशियल है, सिचुएशनल है। कभी कभी इमिग्रेशन हो जाएगा, एमिग्रेशन हो जाएगा, हमेशा नहीं होगा। जैसे अगर कोई नई कॉलोनी बन रही है तो वहां इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई नेचुरल लॉस है तो वहां पर एमिग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कभी कभी होता है ना, लेकिन हमेशा नहीं होगा, हमेशा बर्थ और डेथ होगा। तो मेजर जो फैक्टर है दैट इज बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो दूसरे दो फैक्टर हैं वो क्या हैं? दे आर सर्कमस्टेंशियल। जैसे कि अगर कोई नई कॉलोनी बन रही है तो इमिग्रेशन होता है, अदरवाइज हमेशा इमिग्रेशन नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल। अब किस किस हिसाब से ग्रोथ होती है, दैट इज ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल, does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? तो ग्रोथ मॉडल एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं? पैटर्न पढ़ते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ग्रोथ किस पैटर्न को फॉलो करके हो रही है, कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ हो रही है या रिसोर्सेज कम है तो स्लो ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ मॉडल अलग अलग पैटर्न बताता है अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रो करने के, कि कैसे एनवायरनमेंट में किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी में किस तरीके का ग्रोथ पॉसिबल है या किस तरीके का ग्रोथ पॉसिबल होता है।
तो ऑब्वियसली पैटर्न तो होगा, हर पॉपुलेशन का अपना एट्रीब्यूट है, अपना पैटर्न है। So we have been concerned about unbridled human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on the growth. हमें human population का deep knowledge है, क्योंकि because we are exploiting universe a lot, we have almost unlimited resources, right? तो उस वजह से बार बार पॉपुलेशन ग्रो करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन कितना ह्यूज है ना पूरे वर्ल्ड में, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि पॉपुलेशन का एक्सट्रीम ग्रोथ या पॉपुलेशन का बहुत सारा ग्रोथ कैन कॉज अ लॉट ऑफ इफेक्ट, तो जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में समझ सकते हो तो नेचुरली आप सोचोगे कि दूसरे एनिमल्स का भी ऐसे ही ग्रोथ पैटर्न होता होगा। यू विल डिस्कस देम आल्सो। So perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth. अगर nature control ना करे population growth, तो there will be a time when there will be no check on anything, and this nature will not work. है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जैसे कर पा रहा है। Everything is well and wisely put, है ना। वो क्यों? ताकि अच्छे से काम हो पाए हर इकोसिस्टम में। अगर यही ग्रोथ चेक ना करे नेचर, इसी ग्रोथ को कंट्रोल ना करे नेचर, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी एक्सट्रीम ग्रोथ है, एंड देयर विल बी एक्सट्रीम कंपटीशन, देयर विल बी एक्सट्रीम एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन हो जाता है तो पूरा का पूरा इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो देयर शुड बी अ चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। द फर्स्ट मॉडल वी डिस्कस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाम ही बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लाई कर रही है, डबल ट्रिपल हो रही है। अब कैसे मल्टीप्लाई कर पाएगी? कैसे बिना किसी चेक के मल्टीप्लाई कर पाएगी? क्योंकि जब उसके पास क्या होगा? एक्सट्रीम फूड एंड स्पेस होगा, अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है? रिसोर्स, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना ही रिप्रोड्यूस करो, कितना ही खाना खाओ, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल, तभी हो पाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर खाना कम है, स्पेस कम है, तो कहां हो पाएगा? रुक जाएगा। फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसी ग्रोथ जो रुके ना। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. तो हर एक स्पीसीज क्या करेगा? अपना पूरा बायोटिक पोटेंशियल यूज करेगा टू रिप्रोड्यूस। उसको खाना मिल रहा है, उसको स्पेस मिल रहा है, उसको चाहिए क्या और, है ना। नेचर ऑलवेज वांट्स द स्पीसीज टू रिप्रोड्यूस। As Darwin observed while developing his theory of natural selection, डार्विन ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि अगर आप किसी स्पीसीज को बहुत सारा खाना, बहुत सारा स्पेस दे दो, तो वो अपना पूरा बायोटिक पोटेंशियल अचीव करने का ट्राई करता है कि जितना मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर पाए उतना वो रिप्रोड्यूस करता है। Then the population grows in an exponential or geometric fashion. एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक, दोनों ही। ज्योमेट्रिक आप पढ़ते हो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हो इकोलॉजी में। दोनों का ही मतलब है कि एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करना। इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर किसी पॉपुलेशन का साइज है n या उसकी डेंसिटी है n, द बर्थ रेट, नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा, बर्थ रेट कह रहा है, टोटल नहीं कह रहा है, रेट, रेट मैंने पर कैपिटा, are represented as B and death rate is represented by D. तो बर्थ और डेथ तो कितना इंक्रीज करेगा? जितने टोटल बर्थ हुए हैं वो B, और जितनी टोटल डेथ हुई है वो D। माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, रेट, रेट ऑफ इंक्रीज। कितना रेट है इंक्रीज करने का? इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। तभी बता पाओगे ना कि सपोज किसी पॉपुलेशन में टोटल 10 इंडिविजुअल पैदा हुए हैं लेकिन 5 मर गए, तो रह तो 5 ही गए, तो रेट कितना है? 5. So that is B minus D is equals to R. So dn by dt is change in population with respect to time. कि पहले के कंपैरेटिवली अब कितनी है? टाइम पीरियड 10 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, उसे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो dn by dt is equals to B minus D into n, इनिशियल पॉपुलेशन, और B minus D मैंने आपको बताया क्या है? R. तो dn by dt चेंज इन पॉपुलेशन, कितना ग्रोथ हुआ है?
इज इक्वल टू आर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनिशियल पॉपुलेशन से, जितनी पॉपुलेशन पहले थी। dn by dt इज इक्वल टू आर एन इज द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये रही आपकी, है ना। r is called as intrinsic rate of natural increase and very important parameter for assessing impact of any biotic or abiotic factor। obviously बर्थ कैसे हुए हैं, जब एनवायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर फेवरेबल थे। डेथ कैसे हुई है, जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अनफेवरेबल थे फॉर लिविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो बर्थ और डेथ कौन डिसाइड कर रहा है, एनवायरमेंट डिसाइड कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी जेनेटिक्स डिसाइड कर रही है। तो अगर बर्थ और डेथ वो डिसाइड कर रहे हैं तो रेट भी वही डिसाइड कर रहे हैं, है ना। So to give you some idea about the magnitude of R value, अब ये इंपॉर्टेंट है, for the Norway rat R कितना है 0.015, फ्लोर बीटल के लिए it is 0.12 and in 1981 the R value of human population in India was 0.0205। हर साल अलग हो सकती है ना, किसी साल बर्थ ज्यादा हुए, किसी साल डेथ ज्यादा हुई, तो R वैल्यू तो चेंज होगी ही होगी। Find out what the current value is, अभी की वैल्यू आप पता करेंगे in 2026 and 25। For calculating it you need to know the obviously R की वैल्यू कैसे पता करोगे, R की वैल्यू पता करने के लिए टोटल बर्थ निकाल लो, टोटल डेथ निकाल लो, माइनस कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी साल का निकाल लो आप डेटा, 2025 का, 24 का, 23 का ह्यूमन पॉपुलेशन का, है ना, आपको मिल जाएगी R की वैल्यू। और आप देखोगे कि हर साल फ्लक्चुएट होती है, बर्थ फ्लक्चुएट होते हैं, डेथ फ्लक्चुएट होते हैं। So the above equation describe the exponential or geometric growth pattern for a population like in figure 11.3। ये जो आपका J शेप कर्व दिख रहा है कि किसी भी फैक्टर से नहीं रुक रहा है, बस पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। dn by dt is equals to rn, exponential growth rate। कैरिंग कैपेसिटी भी आ गया, तब भी बढ़ती जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में नेचर कितना कैरी कर पाएगा, नेचर की कैपेसिटी क्या है, उसको भी डिफाई कर रहा है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों, क्योंकि स्पेस बहुत है, फूड बहुत है। Which is a J shape curve when we plot n in relation to time, कि कितना पॉपुलेशन साइज बढ़ता जा रहा है with respect to time। If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential equation। अगर इंटीग्रल फॉर्म निकालोगे तो nt is equals to n naught ert, where nt is the final population, n naught is the initial population, e is the base of natural logarithm, r is the intrinsic growth rate and t is the time। ये है आपका और ये है आपकी वैल्यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, you will be given the values। और दूसरे वाला जो है this one, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ते हो कि शुरू में कैसा रेट है, स्लो, दिस इज लैग फेज। फिर क्या है, एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक, दिस इज लॉग फेज, एंड देन देयर विल बी अ टाइम अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी दैट देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज। दिस इज dn by dt is equals to rn into k minus n upon k। तो ये k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, लॉजिस्टिक है, थोड़ा लॉजिकल है कि कुछ तो कभी तो ऐसा होगा ना कि पॉपुलेशन रुक जाएगी। तो ये लॉजिकल है, वो इम्प्रैक्टिकल है, आइडियल है लेकिन नॉट एग्जिस्टिंग है। तो ज्यादातर कैसा मिलता है आपको, दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक में क्या होगा, लॉजिस्टिक में आपके चेक्स होंगे, बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं होगा सब कुछ। तो एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन। अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन मतलब क्या, कि लिमिटलेस रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, can reach enormous population density in a short period। But Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। checks मतलब क्या, checks मतलब जो रोके एक्सट्रीम इंक्रीज को, लेकिन अगर वो चेक्स नहीं है तो एलिफेंट जैसा बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म भी एक्सट्रीम ग्रो कर सकता है। डार्विन ने बताया ये आपको। The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। The king and the minister sat for a chess game। दोनों क्या है, चेस के लिए बैठे, ठीक है, एक तरफ किंग और एक तरफ मिनिस्टर। क्या किया, the
किंग कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गेम, किंग को क्या लगा कि वो जीतेगा ही, है ना, वो तो जीतेगा ही, वो तो बहुत स्मार्ट है, was ready to accept any bet proposed by the minister, तो इसी वजह से उसने सोचा कि कोई भी बेट मैं एक्सेप्ट कर लूं, मैंने तो जीतना ही है, तो उसने ये बोल दिया कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ बेट. The minister humbly said that if he won, he wanted only some wheat grain. अब मिनिस्टर ने बोला कि मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, अगर मैं जीता तो. The quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard 1 grain in square 1, then 2 in square 2, and then 4 in square 3. तो 2 raised to power, या डबल करते जाओ, 1 2 4 16 या 8 and then 16. तो वो कह रहा है कि बार बार उसको डबल करते जाना उसके नंबर को, and 8 in square 4 and so on, doubling each time the previous quantity of wheat on the next square. हर बार डबल हो रहा है व्हीट के ग्रेन का क्वांटिटी. Until all the 64 squares were filled, the king accepted and seemingly silly bet and started the game. तो किंग को लगा कि ठीक है, we can play this game, I can pay you whatever you want. लेकिन अगर बार बार आप डबल करते रहोगे तो कितना उसका साइज पहुंच जाएगा. But unluckily for him, the minister won. And king felt fulfilling the minister's bet was so easy. He started with a single grain on the first square and proceeded to fill the other squares. अब उसको शर्त माननी पड़ी कि ठीक है, आपको जिस फॉर्म में ग्रेन्स चाहिए थे, जिस तरीके से चाहिए थे, I can pay you. तो अब उसने शुरू किया. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in the entire kingdom pulled together would still be inadequate to cover that particular bet. कि वो आधे ही चेस पे पहुंचा था और जितना भी अनाज था, जितना भी गेहूं था, वो खत्म हो गया. तो एक्सपोनेंशियल यही है, एक्सपोनेंशियल हर बार डबल होना, और हर बार डबल होना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज अ ह्यूज थिंग. कोई भी पॉपुलेशन बार बार डबल होती रहेगी तो कितनी हो जाएगी. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. आइडियली ठीक है, लेकिन रियली पॉसिबल नहीं है. जब तक 64 स्क्वायर उसने कंप्लीट किए तब तक तो सारा ही अनाज खत्म हो जाएगा. नाउ थिंक ऑफ अ टाइनी पैरामीशियम. ऐसे ही अगर आप, अब ये तो वीट की बात थी ना, लेकिन अगर आप पैरामीशियम की बात करो, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हर बार डबल करेगा तो कितने जनरेशन बाद वो बिल्कुल ही बहुत सारा हो जाएगा, है ना. स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल एंड दो बाइनरी फ्यूजन है ना, सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है, बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, हर बार दूसरे जनरेशन में 4 हो रहे हैं, तीसरे जनरेशन में 8 हो रहे हैं. Doubling in number every day. And imagine what a mind-boggling population size it would reach in 64 days. 64 days में कितना हो जाएगा? 2 raised to power 64 कर दो आप, है ना, कितना आ जाएगा. Provided food and space remain unlimited, तो करता ही रहेगा वो मल्टीप्लाई. जब खाना और स्पेस उसको अनलिमिटेड दोगे, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यही बता रहा है आपको कि खाना और स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बार बार मल्टीप्लाई करता जा रहा है. Then comes the logistic growth, जो एक्चुअल में पॉसिबल है. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व थोड़ा सा लॉजिकल है. No population of any species in nature at its disposal unlimited resource to permit exponential growth. ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैरी करती ही जाएगी, क्योंकि कोई टाइम तो ऐसा आएगा जब उसकी ग्रोथ जो है वो रुकेगी किसी भी फैक्टर की वजह. So this leads to competition between individual for limited resources, है ना. मतलब एक टाइम पे जब रिसोर्स लिमिट हो जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा. कंपटीशन बढ़ेगा तो एक पॉपुलेशन को तो रुकना ही पड़ेगा जो इंफीरियर वाली होगी. एंड इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल, फिट है जो, वही सर्वाइव कर पाएगी, जो अनफिट है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी. फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्री हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट and introduced various restraints with a view to limit human population. ऐसे ही human population को भी लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं लिमिट होगी तो there will be extreme over exploitation of the resources and there will be no sustainable development. There will be no resources for future use.
In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. जिसके बाद नहीं कैरी कर पाएगा नेचर, कुछ टाइम के लिए कैरी कर पाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद कैरिंग कैपेसिटी जो है वो जो है आ जाती है, और उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज. तो ये जो लिमिट है इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. अब ये किसका है? ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि शुरू में बहुत आराम से ग्रोथ होती है जिसको लैग फेज बोलते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, सारा खाना खा लेते हैं, स्पेस यूज कर लेते हैं, और जब वो लिमिट हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, फिर कैसा ग्रोथ आता है? स्टडी, स्टेशनरी. There is first a lag phase and then acceleration or log phase and then deceleration and finally an asymptote. Asymptote is when carrying capacity is equals to n, population density. कि अब carrying capacity जो है आ गई है, there will be no further increase. K is equals to n. This is asymptote. ये है asymptote की condition. When the population density reaches the carrying capacity, a plot of n in relation to time results in sigmoid curve. कैसा कर्व है? Sigmoid curve. Here it is, है ना? S shape है, sigma, sigmoid. कौन सा? Logistic. This type of population growth is called as Wurst-Pearl logistic growth and is described by the equation dn by dt, change in population, growth of population is equals to Rn. R is the intrinsic rate, N is the initial density, initial size, K minus N upon K, where K is the carrying capacity, which is limiting the growth. So N is population density at time t, R is intrinsic rate, K is carrying capacity. And since resources for growth for most animal population are finite, सबके लिए फाइनाइट है ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके लिए इनफाइनाइट हो, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन आ जाएगा, प्रेडेशन आ जाएगा. लिमिटिंग सूनर और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड ए मोर रियलिस्टिक वन. ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो तो इम्प्रैक्टिकल है. Now gather from government census data the population figure for India for the last 100 years, plot them and check which growth pattern is evident. You check which type of growth pattern you see. Is it exponential or is it logistic? For human population. Next is life history variation. अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक बेसिक सा क्या है? रिक्वायरमेंट है कि वो बहुत अच्छे से अपने कंप्लीट बायोटिक पोटेंशियल पे क्या कर पाए? रिप्रोड्यूस कर पाए, ताकि अपनी स्पीसीज के नंबर को सेफली जो है कैरी कर सके, कोई ऐसा थ्रेट ना आए एक्सटिंक्शन का. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. अब हर स्पीसीज अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, तो उनका ये जो स्ट्रैटेजी है रिप्रोड्यूस करने का, ये बेस्ट सर्वाइव करने का, वो अलग होता है. हर इंडिविजुअल का टाइप अलग है, तो उनका स्ट्रैटेजी भी अलग है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ हिस्ट्री, कि किसका हिस्ट्री कैसा रहा है, किसको कैसे इवोल्व होना है, या कौन कैसे इवोल्व हुआ है, किसके लिए क्या बेटर मेथड जो है वो साबित हुआ है सर्वाइव करने के लिए. एंड दिस वेरीज, सबका हिस्ट्री वेरी करता है ना, सब स्पीसीज का इवोल्यूशन अलग तरीके से होकर आया है. So this is life history variation, and this life history will decide what strategy an organism will carry or will follow in order to survive. So population evolved to maximize their reproductive fitness, है ना, वही चाहते हैं ना कि उनका reproductive fitness बहुत ज्यादा हो जाए. Also called as Darwinian fitness, high R value, बहुत सारा R value, कि बर्थ बहुत ज्यादा हो, डेथ बहुत कम हो, reproductive fitness बहुत ज्यादा हो. That is what they want in the habitat in which they live. उसी habitat में, under a particular set of selection pressure, organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. Selection pressure क्या है? कि आपको fit होना पड़ेगा, तभी आपको nature select करेगा, otherwise nature क्यों select करेगा आपको? और वो fit होने के लिए आपको क्या चाहिए? Strategy चाहिए. सबका अलग-अलग strategy है. ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन, अब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, कुछ अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे सैल्मन फिश है या बैम्बू है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं
जो बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे ज्यादातर बर्ड या मैमल, दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है? फिटनेस, एक्सट्रीम रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों की लाइफ हिस्ट्री अलग है, दोनों का इवॉल्विंग पैटर्न अलग है, दोनों के एंसेस्टर अलग हैं। Some produce a large number of small sized offspring। अब कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं लेकिन उनका साइज बहुत कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, अच्छा स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग कौन करता है? ऑयस्टर, प्लेगिक फिश। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छोटे या कम नंबर के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लार्ज साइज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड या मैमल्स। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस? दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट है, you cannot generalize. So ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. सबका लाइफ हिस्ट्री अलग तरीके से इवॉल्व होके आया है। क्यों? क्योंकि सबके स्ट्रगल अलग रहे हैं, है ना। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म को प्रेडेशन प्रेशर ज्यादा था, तो उसने क्या सोचा होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा कर लेते हैं, कुछ को अब कुछ अगर प्रे बन भी गए तो कुछ तो जिंदा रहेंगे, उनका हिस्ट्री अलग है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि उनको स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल चाहिए था कि हम अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो 2-4 ही कर लेंगे, लेकिन वो क्या करने चाहिए? सर्वाइव करने चाहिए। तो किसी की कोई स्ट्रगल है, किसी की कोई स्ट्रगल है, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है? कि हमें हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पर जाना है। In which they live, evolution of life history trait in different species is currently an important area of research and being conducted by। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें रिसर्च होनी चाहिए, कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज किस चीज को ट्रिगर करती है, कि कौन सा एबायोटिक स्ट्रेस या बायोटिक स्ट्रेस किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करता है, ट्रिगर करता है। दैट इज लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कि अगर एक कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन रह रहे हैं तो वो आपस में कैसे करेंगे? इंटरेक्ट, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ओके, सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब आपस में कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म करके इंटरेक्ट करना, यही है ना। और पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन मैंने अलग अलग स्पीसीज, एक पॉपुलेशन मैंने एक स्पीसीज, है ना, और डिफरेंट पॉपुलेशन मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो ऐसा तो कोई भी हैबिटेट नहीं है जहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज रह रही हो, हमेशा दे आर को एग्जिस्टिंग, है ना, साथ में रह रही हैं और साथ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। So can you think of any natural habitat on earth that is inhabited by just one single species? ऐसा तो कोई हैबिटेट नहीं है ना कि जहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज रहती है, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है चाहे टेरेस्ट्रियल है। हर इकोसिस्टम में आपको कुछ प्रोड्यूसर के टाइप मिलेंगे, कुछ कंज्यूमर मिलेंगे, कुछ डीकम्पोजर मिलेंगे, एंड दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। तो हर हैबिटेट को या हर इकोसिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए सारे तरीके की स्पीसीज की जरूरत पड़ते हैं, all type of species on all the trophic levels, यही है। और जब बहुत सारे स्पीसीज एक हैबिटेट में हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरेक्ट भी करेंगे। so there is no such habitat and such a situation is even inconceivable। ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है और ऐसे सिचुएशन को कैरी भी नहीं कर सकता एनवायरमेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। For any species, the minimal requirement is one or more species on which it can feed। Obviously, कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो हर्बीवोर्स की भी कोई स्पीसीज है, उसको भी कोई ना कोई प्लांट स्पीसीज तो चाहिए ना उसको खाना बनने के लिए। तो क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, है ना, हर्बीवोर्स डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स पर, करेक्ट, और कार्निवोर्स डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स पर। तो सबका खाना दूसरे से आ रहा है, और जब दूसरे से आ रहा है तो दूसरे का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। तो फॉर फीडिंग हैबिट, इवन अ प्लांट स्पीसीज विच मेक्स इट्स ओन फूड। अब आप बोलोगे कि प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, मैं तो हर्बीवोर कह रही हूँ डिपेंडेंट है, कार्निवोर कह रही हूँ डिपेंडेंट है, लेकिन प्लांट्स को भी क्या चाहिए? दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस चाहिए, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, उसके लिए मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो बहुत सारी चीजों में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। They cannot survive alone. It needs soil microbe to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient। मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो डायरेक्टली मिनरल्स को उनके फॉर्म में नहीं ले सकता है, उसको माइक्रोब्स चाहिए
जो कि उनको इजी और सिंपलर फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे प्लांट्स को। तो एनी स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ is existing with the help of other species. That is why we consider it as an ecosystem. एक सिस्टम बना हुआ है सभी स्पीसीज को जोड़कर, जो कि अच्छे से काम कर रहा है और सबके काम करने में हेल्प करता है। For absorption, and then how will the plant manage pollination without an animal agent? अब खाना तो वो खुद बना लेगा, ठीक है, खाने के लिए नहीं डिपेंडेंट है, लेकिन और भी तो चीजें हैं जैसे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द सुटेबल पॉलन और ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। और इसके लिए कौन चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, जो कि एबायोटिक भी है और बायोटिक भी है। बायोटिक क्या हुए? दूसरे लिविंग स्पीसीज हुए। तो फॉर पॉलिनेशन आल्सो प्लांट रिक्वायर सम अदर स्पीसीज। It is obvious that in nature, animal, plant and microbe do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. तो community क्या हुआ? Different populations. Different populations interacting with each other. एक ही जगह पे रहकर, एक ही एरिया में रहकर अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करके कम्युनिटी बनाते हैं, और इसी इंटरेक्शन को आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। Even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. बहुत छोटे छोटे कम्युनिटीज में भी, जहां पर बहुत कम ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, वहां पर भी ऐसे इंटरेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर मैंने बिटवीन और स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, तो दीज इंटरेक्शन आर बिटवीन स्पीसीज, और इंट्रा होता है विदिन, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। ये अलग अलग स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोल रहा है। अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, वही ना, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। दे कुड बी बेनिफिशियल, अब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को, इंटरेक्शन तो हर तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर प्रेडेटर है और खा रहा है प्रे को, तो वो इंटरेक्शन कैसा है? प्रे के लिए नेगेटिव है, प्रेडेटर के लिए पॉजिटिव है ना। कंपटीशन है, दोनों के लिए एक टाइम पर नेगेटिव है। दिस इंटरेक्शन कैन बी ऑफ मेनी टाइप, बेनिफिशियल हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ना तो कोई हार्म है और ना ही कोई बेनिफिट है, टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। तो अगर बेनिफिशियल है तो आप पॉजिटिव से डिफाइन करते हो, और अगर नेगेटिव है तो मतलब डेट्रीमेंटल है, और जीरो मतलब न्यूट्रल। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। कैसे कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ देखो आप कि अगर म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल मतलब साथ में, इकट्ठा, दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, बोथ आर पॉजिटिवली अफेक्टेड। कंपटीशन है तो दोनों ही नेगेटिवली अफेक्टेड है। प्रिडेशन है तो वन इज पॉजिटिव विच इज प्रीडेटर, वन इज नेगेटिव विच इज प्रे। पैरासिटिज्म है तो वन इज पॉजिटिव विच इज पैरासाइट एंड वन इज नेगेटिव विच इज होस्ट। एंड कमेंसलिज्म, एक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीरो, और एक को फायदा हो रहा है। अमेंसलिज्म, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीरो, और दूसरे को नुकसान हो रहा है। दीज काइंड ऑफ interaction are mainly studied. So mutualism, positive positive, competition negative negative, predation positive negative, parasitism positive negative, commensalism positive zero and amensalism negative zero. तो अब म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, दोनों ही स्पीसीज क्या है? बेनिफिट उनको दोनों को हो रहा है, दे बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नेगेटिव नेगेटिव, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव। इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। One is benefit, which is parasite and predation, predator respectively, and the interaction is detrimental to the other, which is prey and the host respectively. तो अगर आप predator या predation की बात कर रहे हो, तो predator is positively affected and prey is negatively affected.
अगर आप पैरासिटिज्म की बात कर रहे हो तो पैरासाइट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड एंड द होस्ट इज नेगेटिवली अफेक्टेड. So the interaction where one species is benefit and other is neither benefited nor harmed is commensalism, और amensalism में one is harmed and one having zero or neutral effect. So predation, parasitism, commensalism share a common characteristic. The interacting species live closely to each other. This is a very important line. इसको बहुत बार पूछा जाता है आपसे, assertion रीजन में पूछ लेंगे या स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ लेंगे. तो कहां पर दोनों स्पीसीज बहुत क्लोजली रिलेटेड है या क्लोजली प्रेजेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म. So number one is predation. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? Suppose किसी प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट है. अगर सपोज इसका कोई प्रेडेटर ना हो, कोई हर्बीवोर्स इसको ना खाए, तो ये जो खाना है इसका क्या फायदा हुआ? सिर्फ प्लांट को ही फायदा हुआ, बाकी के इकोसिस्टम को क्या फायदा हुआ? एनर्जी फ्लो नहीं होगा, फूड फ्लो नहीं होगा. तो अगर प्रिडेशन ना हो तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी फ्लो नहीं होता है. सोलर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है वो सिर्फ प्लांट के लिए फायदा है, बाकी इकोसिस्टम को कोई फायदा नहीं होगा. तो प्रिडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन फॉर फूड और एनर्जी टू फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम. So you can think of predation as a nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant. कैसे जाएगा हायर ट्रॉफिक लेवल पर? हर्बीवोर्स ले लेंगे, फिक्स कर देंगे, कार्निवोर्स ले लेंगे, तो प्लांट से फ्लो हो रहा है एनर्जी वाया प्रिडेशन. तो इट इज अ नेचर्स वे. ऑब्वियसली प्रिडेशन इज नेचुरल, है ना, नेचुरल प्रिडेशन है. When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and deer that readily come to our mind. अगर हम prey या predator सोचते हैं तो सबसे पहले लॉयन और डियर आता है ना, टाइगर और डियर आता है. बट स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस देन अ प्रेडेटर. प्रेडेटर कौन? प्रेडेटर जो दूसरे को खाए, दूसरे को कंज्यूम करे. अब चाहे वो लॉयन डियर को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो स्पैरो किसी सीड को कंज्यूम कर रही है, दोनों ही प्रेडेटर हैं. दोनों के प्रे अलग अलग हैं, दोनों के ईटिंग हैबिट्स अलग अलग, राइट? So although animal eating plant are categorized separately as herbivore, उनको आप पढ़ने के लिए अलग से herbivore बोल सकते हो, but they are still predators. They are in a broad ecological context, not very different from. अगर आप predator की as such definition देखते हो तो बिल्कुल herbivores predator है ना? सिर्फ carnivores ही predator क्यों है? So beside acting as conduit for energy transfer across trophic level, predator play other important role. अब एक रोल तो हो गया कि आप जो है, जो प्रेडेटर है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल. दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ द प्रेडेटर. फिर उसके बाद वो प्रे की स्पीसीज को भी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. सपोज देयर इज नो प्रेडेटर, द प्रे विल रिप्रोड्यूस अनकंट्रोलेबली, है ना, और जो अपने कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है उनको नहीं जीने देगा. करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो नेचर्स वे टू बैलेंस द स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ताकि वो बैलेंस्ड वे से कैरी फॉरवर्ड हो सके. प्रेडेटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट अदर रोल्स. दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. ऑब्वियसली उनको खा रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन को भी बैलेंस कर रहे हैं. डेथ रेट है उनका, एंड डेथ रेट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर to understand the population growth and to limit the population growth. So they are doing it to control the prey population, but for predator, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem instability. अगर predator ना हो तो वो बहुत ज्यादा multiply करेंगे, divide करेंगे और instability को cause करेंगे. When certain exotic species are introduced into a geographical area, अब exotic species क्या होते हैं? नॉन नेटिव स्पीसीज होते. ऐसे स्पीसीज जो वहां के नहीं है, नॉन नेटिव है, कहीं बाहर से आए हैं. अब अगर वो नॉन नेटिव हैं और कहीं बाहर से आए हैं, दैट मीन्स कि उनका जो नेचुरल प्रेडेटर है वो उस हैबिटेट में नहीं मिलेगा. वो तो वही मिलेगा ना जहां पर वो नेचुरली होते हैं, जहां के वो नेटिव हैं.
अगर बाहर से यहाँ आ गए हैं तो कोई प्रेडेटर नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, और जो वहाँ के नेटिव स्पीसीज हैं उनके लिए दे विल क्रिएट अ कॉम्पिटिशन, दे विल मेक देम एक्सटिंक्ट, है ना, उनको एक्सटिंक्ट कर देंगे. They become invasive and start spreading fast because invaded land does not have its natural predator. जिस invaded land में वो आए हैं वहां पर उनका कोई natural predator नहीं है, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा, कोई भी नहीं कंट्रोल करेगा. खाएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे, खाएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे. They will be increasing in number. There is this example of prickly pear cactus. This is a species introduced into Australia in the early 1920s, caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. तो ये species ऑस्ट्रेलिया में आया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसका नेटिव प्रेडेटर नहीं था, तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा डिवाइड किया एंड अपना नंबर बढ़ा लिया into millions of hectares of land. Finally, the invasive cactus was brought under control after a cactus feeding predator, which is a moth. अब अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस हो गया, ये इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ा, तो नेचुरल प्रेडेटर लेके आना पड़ा, विच इज अ मॉथ. और नेचुरल प्रेडेटर ले आओगे तो उसका जो नंबर है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा. It was introduced into the country. Biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है कि अगर सपोज किसी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे क्या है, पेस्ट हैं. अब बहुत सारे पेस्ट हैं तो वो क्या करेंगे, वो नहीं जीने देंगे ना, जो आपका क्रॉप है उसको क्या नहीं करने देंगे, ग्रो नहीं करने देंगे, है ना. और उनके लिए केमिकल यूज करना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देगा जो मे बी यूजफुल है. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इज अ वे जहां पर आप किसी नेचुरल प्रेडेटर को लेके आते हो जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, उसी स्पीसीज को खाएगा जिसका वो प्रेडेटर है. तो इससे क्या होगा, आपको केमिकल भी यूज नहीं करने पड़े, और आपका जो पेस्ट है उसका भी क्या हो गया, बैलेंस में आ गया उसका भी नंबर. अब क्रॉप इतना अफेक्ट नहीं करेगा. तो दिस नेचुरल प्रेडेशन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. Predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. अब एक प्रेडेटर के बहुत सारे प्रे हो सकते हैं, है ना. अब सपोज कि प्रेडेटर एक को ही खा रहा है तो बाकी के स्पीसीज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. बट प्रेडेटर ऐसा नहीं करता है. प्रेडेटर क्या करता है, सारे ही स्पीसीज को इक्वली क्या करता है, टारगेट करता है, ताकि सभी स्पीसीज का नंबर जो है वो बैलेंस्ड रहे. कोई, और दिस इज वेरी वाइजली प्लान्ड सिस्टम बाय नेचर. नेचर ने इंस्टिंक्ट ही ऐसा दिया है प्रेडेटर को कि वो खाएगा ही इस तरीके से कि एक स्पीसीज बढ़े ना, सारी स्पीसीज कंट्रोल में रहे. दिस इज अ मेथड टू रिड्यूस द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, है ना. अगर प्रे स्पीसीज में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है तो प्रेडेटर के लिए भी तो प्रॉब्लम है कि उसको बाद में हो सकता है कि कुछ साल बाद उसको ही खाना ना मिले. So this is the method. In the Rocky intertidal community of American Pacific coast, there is this species starfish pisaster is an important predator. बहुत ही important और strong predator है ये. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition. Suppose ये area था, यहाँ पर है species A, B, C, D, F, G, H, I, J. ठीक है. अब इसका जो प्रेडेटर है वो है स्टारफिश पिसेस्टर. अब ये प्रेडेटर क्या करता है, इन सबको जो है एक एक करके खाता है और इनके स्पीसीज के नंबर को बैलेंस करके रखता है. सपोज इसको आपने रिड्यूस कर दिया या इसको आपने इरेडिकेट कर दिया तो क्या होगा, अब ये जो सारी स्पीसीज है ये आपस में लड़ेंगी. पहले तो नंबर क्या था, बैलेंस्ड था, तो सबको अपना खाना मिल रहा था. अब नंबर क्या होगा, एक्सट्रीमली इंक्रीज करेगा, तो कंपटीशन भी इंक्रीज करेगा. तो ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन रिड्यूस करता है प्रेडेटर. If a predator is too efficient and overexploit its prey, अगर अपने ही प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा तो क्या करेगा, बाद में क्या खाएगा, है ना. Then the prey might become extinct. Following it, the predator will also become extinct for the lack of food. अपने ही प्रे को बहुत सारा खा लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, अब प्रे एक्सटिंक्ट हो गया, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. क्यों,
क्योंकि प्रेडेटर को खुद खाना नहीं मिलेगा जब प्रे ही एक्सटिंक्ट हो गया है। दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रेडेटर कैसे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, उनको पता है कि कितने प्रे को खाना है, कितने को नहीं खाना है। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predator. Obviously, देखो आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको खाएगा, तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे ना कि उससे बचा जाए। दिस बचना इज डिफेंस, है ना। ऐसा कुछ मेथड प्लान करना है, ऐसा कुछ अपने अंदर चेंज लाना या एडेप्टेशन लेके आना, सो दैट प्रेडेटर इज नॉट एबल टू हार्म यू, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसे ही प्रे भी अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म रेडी करता है। Some species of insect and frog are cryptically colored. इस तरीके का कलर होता है कि वो कैमोफ्लेज अपीयर होता है, मतलब ऐसा कलर जो एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाए, प्रेडेटर आपको या प्रेडेटर प्रे को अलग से ना पहचान पाए, दैट इज कैमोफ्लेज। Obviously a very good defense to avoid being detected easily by the predator. कुछ पॉइजनस होते हैं, और पॉइजनस है तो प्रेडेटर क्यों ही खाएगा उसको, प्रेडेटर को खुद थोड़ी मरना है ना, so that will be avoided by the predator. Like the monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. एक पॉइजनस वीड है, छोटा सा प्लांट है, उसको खाता है कैटरपिलर स्टेज में बटरफ्लाई, और धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होके उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन इकट्ठा होता है और ये पॉइजनस हो जाता है, और इसी वजह से इसको प्रेडेटर इग्नोर करता है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस पर्टिकुलर स्पीसीज बिकॉज दिस सीम्स पॉइजनस। देन फॉर प्लांट ऑल्सो हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर। अब प्लांट के प्रेडेटर कौन है, हर्बीवोर है, प्लांट को भी हर्बीवोर से बचना है, क्यों नहीं बचना है, तो वो क्या करेगा, थोर्न लगा लेगा अपनी बॉडी के ऊपर, है ना, खुद के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनाने शुरू कर देगा जिसकी वजह से हर्बीवोर को प्रॉब्लम हो, तो हर्बीवोर नहीं आएगा उसके पास। So nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. Phyto मैंने plant, phagous मैंने feeding on the plant. So these are feeding on the plant sap and other part of the plant. The problem is particularly severe for plant because unlike animal they cannot run away. है ना, एनिमल के पास ये भी बहुत अच्छा डिफेंस है कि दूर से प्रेडेटर दिख गया तो भाग जाते हैं, प्लांट तो भाग भी नहीं सकता ना, वहीं पर स्टेबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि वहीं पर प्लांट रहे, एनिमल खुद ही ना आए उसके पास। Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivore. जैसे थॉर्न है अकेशिया और कैक्टस में, मॉडिफिकेशन है लीव्स का, है ना, लीव्स का मॉडिफिकेशन है थॉर्न, और कांटे होते हैं तो हर्बीवोर क्यों आएगा कांटों में। Are the most common morphological means of defense. और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस या स्टोर करते हैं जो हर्बीवोर को सिक कर दे, अगर उसको खाएं तो वो, अगर सपोज कोई सिक हो रहा है किसी प्लांट को खाकर, बीमार पड़ रहा है, तो वो क्यों खाएगा उस प्लांट को, so that is also a very good defense. Inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. You must have seen the weed Calotropis. Calotropis एक weed है, एक plant है, जो क्या है, जिसके पास क्या है, एक मिल्की से कलर का केमिकल होता है जो क्या कोज करता है, हार्ट डिजीज कोज करता है। So this chemical is cardiac glycosides and that is why you never see a cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substances that we extract from plant on commercial scale. आप निकोटीन को कमर्शियल स्केल पे यूज कर रहे हो, है ना, कैफीन को, क्विनीन को, स्ट्राइकिन को, ओपियम को, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये डिफेंस के तरीके हैं प्लांट के, प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन। अगला जो मेथड है वो कॉम्पिटिशन है। When Darwin spoke of struggle for existence and survival of the fittest in nature, survival of the fittest मतलब क्या, कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है जो बहुत फिट है, जो किसी भी तरीके के स्ट्रेस के कंडीशन में अपने आप को कैरी कर सकता है, उसको नेचर सेलेक्ट करता है फॉर द फर्दर इवोल्यूशन। He was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. Obviously कंपटीशन होगा तो सुपीरियर जीतेगा ना, सुपीरियर जो सुपीरियर होगा वही फिट होगा, और उसी फिट को नेचर सेलेक्ट करता है। तो ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर सेलेक्टिंग अ गुड स्पीसीज, सेलेक्टिंग अ fitted species. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resource. उसी को बोलते हैं ना कंपटीशन, कि दो स्पीसीज
सेम खाना खाते हैं, क्लोजली रिलेटेड है, तो उस खाने के लिए वो लड़ेंगे, है ना, और उसमें से जो जीतेगा वही सुपीरियर है. That are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes, visiting अब ये फ्लेमिंगो क्या है, बर्ड है, एंड रेजिडेंशियल फिश, एक एव्स है एक पाइसिस है, दोनों क्या है, अनरिलेटेड भी तो है ना. तो रिलेटेड में तो होता ही है कंपटीशन, अनरिलेटेड में भी होता है. compete for the common food that is zooplankton in the lake. उनके लिए एक कॉमन चीज क्या है, खाना है जूप्लैंक्टन की फॉर्म में, जिसको वो खाते हैं, जिसके लिए वो compete करते हैं. एंड द रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन, जरूरी नहीं है हर बार रिसोर्स लिमिटिंग ही हो. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced. ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स तो अनलिमिटेड था, लेकिन दोनों स्पीसीज में कंपटीशन कैसे हुआ कि एक स्पीसीज ने दूसरे के फीडिंग हैबिट को ही क्या कर दिया, कंपीट आउट कर दिया. तो क्या होगा, चाहे रिसोर्स भी पूरा पड़ा हो तो जो सुपीरियर वाली है वो खा जाएगी उसको, इंफीरियर वाली खा ही नहीं पाएगी. तो दैट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेयरिंग द फीडिंग हैबिट. An inhibitory presence of other species even if resources, food and space are abundant or unlimited. जैसे कि competition is best defined as a process in which fitness of one species, जो किसके टर्म में मेजर करते हो, आर की टर्म में, एब्सोल्यूट ग्रोथ के टर्म में, या ग्रोथ रेट की टर्म में, या इंट्रिंसिक ग्रोथ के टर्म में. इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज. जब किसी एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज का ग्रोथ रेट बिल्कुल कम हो जाए, दैट मीन्स वहां कंपटीशन हो रहा है, और जिसका कम रेट हो रहा है वो इंफीरियर स्पीसीज है, जिसका ज्यादा हो रहा है वो सुपीरियर स्पीसीज. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other. जब रिसोर्स लिमिटिंग होंगे या लिमिटेड होंगे, तो जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी, इरेडिकेट कर देगी, एंड खुद क्या करेगी, सर्वाइव करेगी. Evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases. जैसे कि the abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade. अब ये जो abundant tortoise है, ये कैसा है, स्लो है, ये खाता ही स्लो है, इसका फीडिंग हैबिट ही स्लो है. तो चाहे इसको आप कितने ही बड़े ग्रास के एरिया में जो है रख दो, ये क्या करेगा, स्लो ही खाएगा. लेकिन अब जब ये स्लो खा रहा है और उस टाइम पे ही आप वहां पे गोट ले आओ, बहुत सारे गोट का ग्रेजिंग हैबिट तो बहुत फास्ट है, तो वो क्या करेंगे, इसके ये जो स्लो नेचर है ये इसको क्या कर लेगा, ये इसको उस रिसोर्स को कंप्लीटली यूज नहीं करने देगा, चाहे रिसोर्स अनलिमिटेड भी हो. Goats were introduced on the island apparently due to greater browsing efficiency of the goat. They have a obviously वो बहुत फास्ट खा रही है, टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे खा रहा है, तो वो चाहे कितना ही रिसोर्स रखा हो, गोट्स तो उसको सारा खा जाएंगी. Another evidence for the occurrence of competition in nature come from what is called as competitive release. अब रिलीज मैंने क्या, कि कंपटीशन रिलीज हो गया. कंपटीशन कैसे था, सुपीरियर स्पीसीज की वजह से था, तो सुपीरियर स्पीसीज को हटा दो, कंपटीशन रिलीज हो जाएगा, है ना. So a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species. एक ऐसी स्पीसीज जिसका जो फ्लोरिशिंग नेचर है वो कम हो रहा है, वो कम फ्लोरिश कर पा रही है किसी सुपीरियर स्पीसीज की वजह से, अगर उस केस में आप कॉम्पिटिंग स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दो, तो वो जो इंफीरियर वाली थी वो क्या करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपेंड हो जाएगा. दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज. Then Connor's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Balanus dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle Cathamelus. तो दो है स्पीसीज, इनमें से एक क्या है सुपीरियर और एक क्या है इंफीरियर. सुपीरियर वाली इंफीरियर को क्या कर देगी, एरेडिकेट कर देगी. In general, herbivores and plant appear to be more adversely affected by competition than carnivore. इनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है competition का. Then Gauss's competitive exclusion principle states that दो closely related species अगर एक रिसोर्स के लिए compete कर रही है तो एक साथ नहीं रह सकती हैं. होगा कभी ना कभी कि competitively inferior जो है वो निकल जाए वहां से, will be eliminated eventually.
दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर लिमिटिंग है तो ऐसा होगा, अनलिमिटिंग है तो हो सकता है दोनों अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर ले कि सर्वाइव कर पाए। More recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific। होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, पर जरूरी नहीं है हर बार एक एलिमिनेट ही हो। कभी कभी हो सकता है कि वो एक म्यूचुअल डिसीजन पे आए और अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर ले। They point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence। कुछ ऐसे मैकेनिज्म ले आए जिसकी वजह से वो क्या करें, कोएग्जिस्ट करें, एक जगह पे आराम से रह पाए। हमेशा compete करके दूसरे को एलिमिनेट करना जरूरी नहीं होता है ना। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। ऐसा ही एक मैकेनिज्म है कि एक रिसोर्स है, सपोज उसके ऊपर 5-6 स्पीसीज इन्वॉल्व है, या उसके ऊपर 5-6 स्पीसीज जो है क्या है, डिपेंडेंट है। वो क्या करेंगे, उस रिसोर्स को इस तरीके से पार्टीशन कर लेंगे कि इस वाले एरिया में आप खाओ, इस टाइम पे आप खाओ, so they all will be in a harmony, in a coexisting state। If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing for instance different time for feeding। कि उस रिसोर्स पे अलग अलग टाइम पे खाना खा लो तो सभी कोएग्जिस्ट कर पाएंगे, या डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, अलग अलग तरीके से फीडिंग हैबिट्स। मैकार्थर showed that 5 closely related species of warbler bird है जो कहा एक ही पेड़ के ऊपर फीड करते हैं, were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity। अपने आप को behaviorally अडेप्ट कर लिया, या अपने आप में behavioral changes की वजह से वो एक ही रिसोर्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं without any extreme competition। So the next one is parasitism। Considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास फॉर श्योर फूड है और शेल्टर है फ्रॉम द होस्ट, so it ensures these two things। It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrate। हर तरीके का ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के फॉर्म में मिल जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज इवोल्यूशन के टाइम पर जो जो डिपेंडेंट हो रहा है वो पैरासाइट बन रहा है। Many parasites have evolved to be host specific। They can parasite on a single species of host। host specific मतलब कि specificity है कि यही host चाहिए, इसी के साथ लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। This is being specific about their host in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve। That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them। देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के ऊपर पैरासाइट की तरह बिहेव करता है तो होस्ट की पूरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लूं कि जिससे मेरा पीछा छुट जाए इस पैरासाइट से, है ना। तो लेकिन अब पैरासाइट भी बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता है कि अगर ये होस्ट डेवलप कर रहा है तो मुझे भी डेवलप करना चाहिए, मुझे भी इवॉल्व करना चाहिए। अगर मैं इवॉल्व नहीं करूंगा तो ये तो मुझे रेजिस्ट कर देगा, एंड रेजिस्ट कर देगा देन वेयर विल आई गो। This is co-evolution। If the host is thinking of getting evolved or getting evolved, the parasite will also be evolving itself in order to survive। So in order to be successful with the same host species, in accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organ। अब जब उसको पूरा पूरा डिपेंडेंट ही होना है होस्ट के ऊपर तो उसको क्या करना है फालतू के सेंसरी ऑर्गन्स का, क्योंकि काम नहीं है, और जिस चीज का काम नहीं है उसको बनाने में क्यों आपको एनर्जी वेस्ट करनी है। तो दिस पैरासाइट विल बी लूजिंग दीज अननेसेसरी सेंस ऑर्गन या प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन द होस्ट। अब जो जरूरी है उसको प्रोड्यूस करना या उसको बनाना, जैसे कि अगर एडहेसिव ऑर्गन आपको बनाने हैं, अगर आपको होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना है तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गन बनाएगा या ऐसे सकर्स बनाएगा जो उसको हेल्प करेंगे होस्ट के साथ अटैच रहने में। देन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ये सब उसको होस्ट करके दे रहा है, खाना तो होस्ट ही दे रहा है तो खुद डाइजेस्ट करके क्या करेगा। एंड हायर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट। अब अगर एक पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट कर रहा है कि रिप्रोड्यूस कहीं कर रहा है, लार्वे कहीं प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट, द ह्यूमन लीवर फ्लूक
which is a nematode parasite depending on two intermediate host. क्या क्या है? स्नेल और फिश. ठीक है, तो फ्लूक का क्या है? स्नेल और फिश, दो पैरासाइट, दो होस्ट हैं to complete its life cycle. Also, the malarial parasite needs a vector, which is mosquito, to spread to other host. And majority of the parasite harm the host. They may reduce the survival. इस तरीके से होस्ट को हार्म करते हैं कि होस्ट की सर्वाइवल टेंडेंसीज को कम कर देते हैं. दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट. यही पढ़ते हो ना पैरासिटिज्म में कि वन इज पॉजिटिवली अफेक्टेड, वन इज नेगेटिवली अफेक्टेड. द होस्ट इज नेगेटिवली अफेक्टेड एंड द पैरासाइट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड. तो होस्ट का नेगेटिव इफेक्ट किस फॉर्म में है? उसके सर्वाइवल के रिडक्शन के फॉर्म में है, या उसकी ग्रोथ को रोकता है, या उसके रिप्रोडक्शन को रोकता है. एंड रिड्यूसेस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी. अल्टीमेटली होस्ट के पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट करता है, कम करता है. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. अगर ये होस्ट की बॉडी को इतना यूज कर रहा है तो होस्ट खुद वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, और वीक पर्सन और वीक स्पीसीज इज मोर प्रोन टू एनी काइंड ऑफ डिजीज. है ना, उसको ज्यादा पैथोजन अटैक कर पाते हैं. So that is how it is negatively impacting the host. Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host or without harming it? Then why didn't natural selection lead to evolution of such totally harmless parasite? Harmless अगर parasite हो जाएंगे तो उनको क्या फायदा मिलेगा होस्ट से? और अगर उनको किसी न किसी फॉर्म में फायदा मिल रहा है, that means they are affecting it negatively. Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasite. दो तरीके का पैरासाइट है. ecto on the host body and endo is inside the host body. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है होस्ट के रेस्पेक्ट में. अगर उसकी बॉडी पे प्रेजेंट है तो एक्टो, और उसके अंदर प्रेजेंट है तो एंडो पैरासाइट्स. द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन द डॉग. जो जुएं होती हैं ह्यूमंस में, उनके हेड में, स्कार्फ में, वो क्या है? दैट इज एक्टोपैरासाइट. सेम विद द टिक्स ऑन द डॉग. Many marine fishes are infested with एक्टोपैरासाइट कोपीपोड्स. ये भी एक तरीके का बाहर जो पैरासाइट प्रेजेंट है. कस्ट्यूटा एक प्लांट है जो कैसा है? इट इज ग्रोइंग एज एपीफाइट. एपीफाइट मतलब क्या? ऑन द प्लांट, ओवर द प्लांट. और कौन से प्लांट? हेज प्लांट. ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, और फोटोसिंथेसिस नहीं है तो खाने पे खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? फॉर द ऑन द होस्ट. एंड लिव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट. खुद में क्लोरोफिल नहीं है, खुद में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो किसी और से ही लेगा खाना, होस्ट से लेगा, which it parasites. The female mosquito is not considered a parasite although it needs our blood for reproduction. तो ये आप जो साइकिल पढ़ते हो, zoology में पढ़ते हो, है ना, कि किस तरीके से वो वेक्टर की तरह या होस्ट की तरह या पैरासाइट की तरह काम. इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट एट डिफरेंट साइट. अलग अलग जगह पे, लीवर में भी हो सकते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं, लंग्स में भी हो सकते हैं, आरबीसीज में भी हो सकते हैं. हर जगह क्या होते हैं? आपको हर जगह छोटे छोटे पैरासाइट मिल जाते हैं हर एक ऑर्गन में. The life cycle of endoparasite are more complex because of their extreme species. अब ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो ज्यादा इम्यूनिटी को फाइट कर रहे हैं, है ना. बॉडी उसी को तो ज्यादा अफेक्ट करेगी ना जो बॉडी के अंदर जाने का सोचेगा. तो इनका ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. Their morphological and anatomical features are generally simplified while emphasizing their reproductive potential. ज्यादा क्या चाहिए? reproductive potential चाहिए. Then is brood parasitism. This is also a kind जहाँ पे कुकू बर्ड क्या करता है? अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में छोड़ के चला जाता है, और क्रो is giving the parental care to the offspring of the other bird. In bird is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host. अपने अंडे कहाँ पे छोड़ के जाना? होस्ट के नेस्ट में छोड़ के चले जाना. And lets the host incubate them. So सारे की सारी उसकी केयर कौन करता है? होस्ट करता है. तो होस्ट को कैसे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है? कि होस्ट से वो केयर ले रहा है अपने ऑफस्प्रिंग्स की, और केयर करने में एनर्जी जाती है. During the course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size. Obviously, अगर वो होस्ट के एग जैसे होंगे तभी तो वो नहीं पता कर पाएगा ना
कि ये मेरे ही हैं या किसी और के हैं। तो विद इवोल्यूशन लुक इट हाउ स्मार्ट द नेचर इज, कि इवोल्यूशन के साथ साथ क्या करा, अपने एग का शेप, अपने एग का साइज वैसा ही कर लिया जिस होस्ट के नेस्ट में उनको जाना है, and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and rejecting them from the nest. Try to follow the movement of the cuckoo bird. तो इसमें जो मेन एग्जांपल है वो कोयल या कुकू बर्ड का है और क्रो का है। आप अपने नेबरहुड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रीडिंग सीजन में क्या करते हैं वो स्प्रिंग टू समर में, एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म। आप देख सकते हैं अपने आसपास अगर आपके पास बर्ड्स हैं, और किस सीजन में देखेंगे, ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन नहीं है तो फिर कैसे देख पाएंगे, है ना। The next one is commensalism, where one is positively affected and other have zero effect. एक कैसा है, एक positively affected है और एक के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। So this is the interaction in which one species benefit and other is neither harmed nor benefited. एक के ऊपर न्यूट्रल इफेक्ट है और एक के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, एक को फायदा मिल रहा है। An orchid growing as an epiphyte on a mango branch. ऑर्किड किस पे ग्रो कर रहा है, मैंगो के ऊपर एज एपीफाइट। एपी मतलब ओवर, फाइट मैंने प्लांट, प्लांट की बॉडी के साथ साथ या प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर। एंड बैरेंकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, बेनिफिट वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव एनी अपरेंट बेनिफिट। तो इसमें वेल और मैंगो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बैरेंकल है और जो एपीफाइट की तरह ऑर्किड ग्रो कर रहा है, दोनों को ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर एक छोटा सा बर्ड है एग्रेट, कैटल एग्रेट। ये कैटल की पीठ पर चलता है या उसकी पीठ पर रहता है। कौन सी कैटल, जो ग्रेज कर रही है। ग्रेज कर रही है तो क्या करेगी, जितनी भी झाड़ियां हैं, जितने भी बुशेज हैं, जितना भी वो जो ग्रासेस वाला एरिया है वहां चलेगी वो, और जैसे जैसे वो चलेगी तो क्या होगा, जितने भी इंसेक्ट है वो बाहर आ जाएंगे, और वो जो इंसेक्ट बाहर आ जाएंगे उनको कौन खा लेगा, एग्रेट। अब ये सब करने में कैटल का तो कुछ नहीं जा रहा, उसको तो चलना ही है, उसको तो चल के ही खाना पड़ेगा, लेकिन एग्रेट का फायदा हो रहा है। दिस इज कमेंसलिज्म। वन हैव जीरो इफेक्ट एंड वन हैव बेनिफिट। So in close association, a sight you are most likely to catch if you live in a farm. आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली रूरल एरिया में देखने को मिलेगा, है ना, कैटल्स वहीं देखने को मिलेंगी आपको। It's a classic example of commensalism. The egret always forage close to where the cattle are grazing. क्यों? क्योंकि वो जो कैटल है जैसे जैसे मूव कर रही है वो क्या कर रही है, सारे इंसेक्ट उसकी वजह से बाहर आ रहे हैं उस वेजिटेशन से, जिस वेजिटेशन में वो खा रही है। That otherwise might be difficult for the, अगर वैसे एग्रेट उनको ढूंढने जाएगा तो उसको नहीं मिलेंगे, वो छुप जाएंगे। लेकिन अगर कैटल चल रही है तो कैटल की वजह से वो बाहर आ जाएंगे और एग्रेट को दिख जाएंगे और एग्रेट उनको खा लेगा। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone and the stinging tentacle and the clownfish that lives among them. तो जो ये फिश है इसको प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर से। क्यों? क्योंकि अब वो जो स्टिंग्स हैं उससे प्रीडेटर डर जाएगा, which stay away from the stinging tentacle. तो एनिमन को तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्लाउन फिश को बहुत फायदा है, क्लाउन फिश को मिल रहा है प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। क्या होता है यहाँ पर, जो पॉलिनेटर है वो अपने एग ले करता है और जो प्लांट है वो पॉलिनेट होता है। सेकेंड इज फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, वास्प इज लेइंग एग। वास्प क्या करती है, अपने अंडे जो है इसकी ओवरी में छोड़ के चली जाती है और खुद इसको क्या कर देती है, पॉलिनेट कर देती है। सो बोथ आर गेटिंग द बेनिफिट, दैट इज व्हाट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज, बोथ आर गेटिंग द पॉजिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म, यही है म्यूचुअलिज्म कि दोनों को ही फायदा मिले। दिस इंटरेक्शन कॉन्फर बिटवीन बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एक एल्गल पार्टनर है, एक फंजाई है। फंजाई को मिल रहा है खाना, एल्गी को मिल रहा है शेल्टर। तो इसका पॉजिटिव बेनिफिट या बेनिफिट क्या है, शेल्टर, इसका बेनिफिट क्या है, फूड। दोनों इसलिए एक दूसरे के साथ हैं, है ना, दोनों को ही फायदा मिल रहा है। तो लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। सिमिलरली द माइकोराइजे आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड, ऐसे ही माइकोराइजा है, माइको मैंने फंजाई,
राइजम यानी रूट ऑफ हायर प्लांट, और हायर प्लांट में क्या करेगा, फंजाई फिलामेंटस बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी है तो फैलता है, और फैलता है जब रूट में फैल जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. So the fungi help the plant in absorption of essential nutrient from the soil, और प्लांट उसको बदले में क्या देता है, खाना देता है. क्यों? क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे से खाना लेती है. The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant animal relationship, as in plant pollinator relationship, कि प्लांट को पॉलिनेट कर देता है और खुद भी क्या है, उससे कुछ रिवॉर्ड लेता है. दिस इज म्यूचुअलिज्म, यही म्यूचुअलिज्म है. Plant need the help of animal for pollinating their flower and dispersing their seed. दूर तक लेके जाए उसके सीड्स को या उसके पॉलन को भी सुटेबल स्टिग्मा तक लेके जाए. कौन करेगा? बायोटिक एजेंट है तो एनिमल करेगा. एनिमल हैव टू बी पेड फीस. अब ए बायोटिक एजेंट नहीं है, ए बायोटिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको तो कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए. लेकिन बायोटिक है तो इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट है तो रिवॉर्ड चाहिए, तो इसलिए उसको क्या लगती है, फीस लगती है फॉर द सर्विसेज दे प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. प्लांट ऑफर रिवॉर्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर. किस फॉर्म में? पॉलन या नेक्टर के फॉर्म में उसको रिवॉर्ड देते हैं कि या तो तुम पॉलन खा लो या तुम नेक्टर खा लो, बदले में हमें पॉलिनेट कर दो. और पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्जर. ज्यादातर कौन है सीड डिस्पर्जर? बर्ड्स. तो उनको क्या देते हैं? फ्रूट जूस देते हैं या सीड्स देते हैं. तो सभी को क्या चाहिए? रिवॉर्ड चाहिए, तब बदले में काम हो रहा है. But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheater. अब कुछ ऐसे होते हैं जो चीटर होते हैं. चीटर मतलब क्या? कि आपसे बेनिफिट तो ले जाएं, है ना, लेकिन आपको बेनिफिट ना दें, वो चीटर हुए, उन्हीं को तो चीटर बोलते हैं. तो ऐसे ही चीटर यहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर. ऐसे एनिमल जो नेक्टर तो लेने का सोचे लेकिन पॉलिनेशन ना कराएं, चीटर हुए ना वो. तो प्लांट तो उनको ये सोच के बुला रहा है कि मुझे पॉलिनेट कर देंगे, इसलिए मैं नेक्टर दे दूंगा इनको. अब ये क्या कर रहे हैं? ये पॉलिनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन नेक्टर ले जा रहे हैं. Now you can see why plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualist. Co-evolution क्यों? Suppose plant evolve हो गया और पॉलिनेटर नहीं हुआ, तो पॉलिनेटर अपने एग कहां ले करेगा, कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा? या सोचो पॉलिनेटर इवॉल्व हो गया, प्लांट नहीं हुआ, तो प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगा? कौन पॉलिनेट करेगा उसको? तो दोनों को ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है. जब एक इवॉल्व होता है तो दूसरे को इवॉल्व होना ही पड़ता है. देयर इज नो ऑप्शन. That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig tree, जैसे fig के tree में there is tight one-to-one relationship between the pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner. सिर्फ अपने ही पार्टनर से पॉलिनेट होगा, किसी और से नहीं होगा. तो अगर पार्टनर इवॉल्व हो जाए तो उसको खुद भी इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनेशन तो चाहिए. So that is why they are tightly linked. Their evolution is tightly linked. And no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, egg-laying site, but uses the developing seed within the fruit for nourishing. तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का लार्वा है वो खाना भी वहीं से ले रहा है और डेवलप भी वहीं पे हो रहा है. तो अगर वो प्लांट इवॉल्व हो जाए और वो वहां एग ना ले कर पाए तो उसका लार्वा जो है दे विल डाई. देयर विल बी नो फर्दर जनरेशन, देयर विल बी नो फर्दर स्पीसीज. ऐसे ही प्लांट, अगर प्लांट पॉलिनेट नहीं होगा तो उसका भी फर्दर जनरेशन नहीं आएगा. So that is why they needs to co-evolve. The wasp pollinate the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying site. In return for the favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed as food for the development of wasp. वो क्या ढूंढ रही है? एक्चुअल में वो ढूंढ रही है कोई ऐसा सेफ जगह जहां पे वो अपने एग ले कर पाए और अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड कर पाए. इसको ढूंढते ढूंढते उसको मिलता है फिग. तो फिग उसको क्या दे रहा है इसके बदले में? जगह दे रहा है, सेफ जगह दे रहा है, खाना दे रहा है उसके बच्चों को, और क्या कर रहा है कि बदले में मुझे पॉलिनेट कर दो, है ना, बदले में मेरे जो पॉलन है वो ऐसी जगह ले जाओ जो सुटेबल स्टिग्मा. दैट इज म्यूचुअलिज्म. यही म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, कि आई विल गिव दिस, you please do this for me. Orchids show a bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect. अब आती है बारी ऑर्किड की.
बीज एंड बम्बल बी इसको क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, एंड एंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, सारे नहीं करेंगे, है ना, सारे ही रिवॉर्ड नहीं देते हैं। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसका नाम है ऑफ्रिस, नाम याद रखेंगे ऑफ्रिस, ये क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट, डिसीट होता है धोखा, है ना, तो ये कैसा धोखा दे रहा है, सेक्सुअल डिसीट, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। क्या कर रहा है ये, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। अब इसका जो फ्लावर का एक पेटल है, इसकी शक्ल बिल्कुल फीमेल बी के जैसी है, तो मेल बी ये सोचकर कि दिस इज द फीमेल बी एंड आई कैन मेट एंड प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन, ये सोच के आ जाता है, लेकिन सोच रहा है कि कॉपुलेशन हो रही है ना, नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, पर नहीं बन रही है बिकॉज वो तो फ्लावर है। लेकिन प्लांट का फायदा हो रहा है कि वो क्या करके जा रहा है, वो पॉलिनेशन हो रही है उसकी, लेकिन धोखा किसे मिल रहा है, बी को, मेल बी को मिल रहा है, दैट इज सेक्सुअल डिसीट, बट वो नहीं समझ पाता है कि दिस इज अ डिसीट। साइज, कलर एंड मार्किंग, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज फीमेल, उसको तो लग रहा है ना कि वो फीमेल है, वो तो यही सोच के आ रहा है। So this leads to pseudo copulation. Pseudo is false and copulation is mating. तो इससे क्या होता है, false mating होती है with the flower and during that process is dusted with the pollen from the flower. अब इस copulation के टाइम पर, ये जो pseudo copulation हो रहा है, इसके टाइम पे pollen आ जाते हैं, और pollen क्या होते हैं, वो बी जो है वो लेके चला जाता है अपने साथ। तो pollination तो हो गया, लेकिन पॉपुलेशन नहीं हुआ, तो धोखा किसको मिला, बी को मिला, कौन सा, सेक्सुअल डिसीट। When this same bee pseudo copulate with another flower, अब दूसरी जगह पे यही सोच के जा रहा है कि वहां पे भी फीमेल है, पर फीमेल तो वहां पे भी नहीं है, वहां पे क्या कर देगा, उन पॉलन को क्या कर देगा, इट विल थ्रो इट देयर, it transfer pollen to it and thus pollinate the flower. Here you can see how co-evolution operate. अब इस सिनेरियो में सपोज जो एक्चुअल में फीमेल बी है वो अपने आप में कुछ चेंजेस ले आए और कुछ अलग मॉर्फोलॉजी आ जाए, तो क्या करेगा, तब मेल नहीं जाएगा ना ऑर्किड के पास, तब मेल कहाँ जाएगा, एक्चुअल फीमेल के पास जाएगा। तो इस सिनेरियो में ऑर्किड इज वेरी स्मार्ट, वो क्या कर लेगा अपने आप को, फिर से इवॉल्व, फिर से उसकी फीमेल, फिर से उसका जो पेटल है फ्लावर का वो उसी फीमेल जैसा दिखेगा जो इवॉल्व हुई है, दिस इज को इवोल्यूशन। So if the bee color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve. जब तक वो co-evolve नहीं होगा तब तक pollination के कोई चांस नहीं है, तो उसको होना पड़ेगा co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the female bee. This diagram is showing you a bee pollinator and orchid flower. सोच रहा है copulation हो रही है पर नहीं हो रही है। So then is the summary of the chapter. आपने पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आपने पढ़ा पॉपुलेशन इकोलॉजी, है ना। तो समराइज करते हैं चैप्टर को कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऑब्वियसली इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके एबायोटिक जैसे फिजिको केमिकल फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट of their environment. It is concerned with 4 levels of biological organization या organism, population, community, bio. ये सब क्या है, ये सब हायरार्की है। तो कहाँ से शुरू होता है, ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसी स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल एक एरिया में पॉपुलेशन बनाते हैं, उसी एरिया में अलग अलग स्पीसीज की बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करके कम्युनिटी बनाती है, और जब आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जुड़ते हैं तो इकोसिस्टम एंड बायोम बनाते हैं। So evolutionary changes through natural selection take place at the population level and hence population ecology is an important area of, आपको population पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर समझना है कि genetics population में कैसे behave करती है, evolution कैसे behave करता है, it is a very important aspect. A population is a group of individual of a given species sharing or competing for similar resources in a defined geographical area. एक defined area में एक स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और मोस्टली क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके डिमांड सेम है, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड या एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसी इंडिविजुअल के पास नहीं मिलेगा, ये सब एक पॉपुलेशन में ही मिलेगा।
The proportion of different age group of male and female in a population is often presented graphically as age pyramid. आप क्या करो, एक पॉपुलेशन में देखो कि कौन कौन सी एज के कौन कौन कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं या रिप्रोडक्टिव कितने हैं या पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, उस हिसाब से आप देखो कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है या स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है. दिस इज एज पिरामिड. शेप डिसाइड करेगी कि पॉपुलेशन स्टेशनरी है, ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग. So ecological effect of any factor on a population are generally reflected in its size, population density, which may be expressed in different way. अब population density को आप अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हो, नंबर के हिसाब से कर सकते हो या बायोमास के हिसाब से कर सकते हो या रिलेटिव डेंसिटी देख सकते हो या इनडायरेक्ट काउंट कर सकते हो. एनी वे एनी मेथड डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. तो पॉपुलेशन ग्रो थ्रू बर्थ एंड इमिग्रेशन. अगर किसी पॉपुलेशन में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, कोई बाहर से आके रहने आया है तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है. तो बर्थ और इमिग्रेशन साइज बढ़ाते हैं. लेकिन अगर डेथ हो रही है, कोई मर रहा है या कोई पॉपुलेशन में से बाहर जाके रह रहा है तो साइज कम होता है डेथ और इमिग्रेशन. When resources are unlimited, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है तो ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, नहीं रुकेगी वो, उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है ना. देयर इज नो चेक प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. लेकिन अगर रिसोर्स लिमिटिंग हो जाए तो ग्रोथ कैसी होगी, लॉजिकल होगी, लॉजिस्टिक होगी. In either case, growth is ultimately limited by the carrying capacity of the environment. एक्चुअल में एक ऐसा टाइम आएगा जब एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी. इसके बाद एनवायरमेंट कैरी नहीं कर रहा है, उसके पास ना तो कोई रिसोर्स है और ऑर्गेनिज्म कैरी करने का, ना स्पेस है, तो उस टाइम पे ग्रोथ विल बी स्टेशनरी, देयर विल बी नो ग्रोथ ऑब्वियसली. So the intrinsic rate of natural increase R is a measure of the inherent potential of a population to grow. In nature, populations of different species in a habitat do not live in isolation but interact in many ways. नेचर में ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पीसीज मिलेगी एक हैबिटेट में, हमेशा बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे और वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे और उसी को आप बोलते हो पॉपुलेशन इंटरेक्शन. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर में, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम. कंपटीशन हो सकता है, दोनों ही सफर करते हैं. प्रेडेशन और पैरासिटिज्म हो सकता है, एक बेनिफिट और एक सफर, एक को पॉजिटिव इफेक्ट और एक को नेगेटिव इफेक्ट. देन हमने कमेंसलिज्म पढ़ा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक को फायदा हो रहा है. फिर कमेंसलिज्म, एक को नुकसान हो रहा है और एक को वन इज अनअफेक्टेड. जैसे एंटीबायोटिक, क्या कर रहे हैं एंटीबायोटिक, जो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक सिक्रीट कर रहा है उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, लेकिन जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है. So releasing an antibiotic by an organism is a amensalism example, है ना. amensalism में यही तो है कि एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक को नेगेटिव इफेक्ट है. एंड म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही पॉजिटिव इफेक्ट है. प्रेडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. क्यों? इसके थ्रू जो है एनर्जी पास होती है प्रे से प्रेडेटर में और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल. एंड प्रेडेटर हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रे पॉपुलेशन एज वेल. Plant has evolved diverse morphological and chemical defenses against herbivores. क्यों? क्योंकि herbivores क्या करेंगे, प्लांट को खा जाएंगे और प्लांट नहीं चाहता ना कि उसको कोई खाए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता कि उसको कोई खाए, तो वो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं. ऐसे ही प्लांट भी बनाते हैं, ऐसे ही एनिमल भी बनाते हैं. कंपटीशन में क्या होता है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द सुपीरियर कंपटीटर एलिमिनेट द इंफीरियर वन, व्हिच इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ऑब्वियसली जो फिट होगा वो दूसरे को क्यों जीने देगा, नहीं जीने देगा ना, खुद क्या करेगा, खुद सारा रिसोर्स यूज कर लेगा. दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. द सुपीरियर वन विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन. But many closely related species have evolved various mechanisms which facilitate their coexistence. Some of the most fascinating cases of mutualism in nature are seen in plant pollinator interaction. Plant pollinator interaction बहुत ही fascinating है. क्यों? क्योंकि how is it designed? Look at the beautiful way they are designed. कि कैसे प्लांट को पता है कि कौन सा पॉलिनेटर आएगा, कैसे पॉलिनेटर को पता है कि कौन से प्लांट को पॉलिनेट करना है, बस किस लिए कि ताकि नेचर स्मूथली काम करे, है ना. So of course it is fascinating. So that was about organism and population. ये पढ़ा है हमने organism and population में. Population ecology is a very important topic and a very important chapter when it comes to questions. Ecology से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. I hope this all will help. आप एक बार रीड करो टेक्स्ट फिर से, and if you have any doubt you can come here and check that again. Thank you everyone. We will meet in the next video.